वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संवाद इंडिया की स्पेशल बातचीत में हम लोग आए हैं कस्तूरबा नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां पर आज हम मुलाकात करेंगे यहाँ के 3 टाइम से एमएलए जो रहे हैं मदन लाल जी। आपका बड़ा स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। आप लीगल फर्टिनिटी से आते हैं, साकेत कोर्ट के बार एसोसिएशन के भी आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो आपका ये राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत हुआ? थैंक यू आपके चैनल के लिए। असल में मैं 1981 से वकालत करता हूं। इस दौरान मैं नई दिल्ली बार एसोसिएशन का कई बार सेक्रेटरी रहा हूं। नई दिल्ली बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट भी रहा हूं और साकेत कोर्ट के बाद जब साकेत कोर्ट पहली बार बनी 2010 में, तो वहां का फाउंडर प्रेसिडेंट हूं। 2010 में, 11 में और 12 में मैं प्रेसिडेंट रहा हूं। और 13 में जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने करप्शन को खत्म करने के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना के फैसला किया इलेक्शन लड़ने का, तो हमने अरविंद जी को ज्वाइन किया और उसके बाद लोगों को ये पार्टी बहुत पसंद आई। 2013 में पार्टी को जिताया। भले ही उस समय तादाद ज्यादा नहीं थी, हम 40% सीट के साथ 28 सीट 70 में से लेके हमने कांग्रेस की मदद से उस समय सरकार बनाई थी, पर कुछ ही दिन बाद हमने वो सरकार त्याग दी। 2015 में दोबारा इलेक्शन हुए। लोगों को ये सरकार बहुत पसंद थी, माननीय केजरीवाल जी बहुत ज्यादा पसंद थे। यही कारण था कि बहुत वोट मेजोरिटी के साथ 67 सीटें लोगों ने 70 में से जिताई। अगला इलेक्शन 2020 का था, उसके बाद भी 62 सीट आई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो कुल मिला के लोगों को ये पार्टी आज के दिन बहुत पसंद आ रही है और लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम करे, क्योंकि इन्होंने जो भी पीपल फ्रेंडली डिसीजंस लिए हैं, काम किए हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। यही कारण है कि अभी एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ लोगों ने चुना है। सर, जब पार्टी आई थी तो मेजर इशू पूरे देश भर में था करप्शन का, बट अब हम दिल्ली में देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन करप्शन से डेवलपमेंट में आए, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। तो जो मेन मोहल्ला क्लिनिक का और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स रहे हैं पार्टी के, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, जब शुरू में पार्टी आई थी तो करप्शन के मुद्दे पर आई थी और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कामों के द्वारा, अपने जो सोच है और जो अपनी दृढ़ता है, उसके द्वारा करप्शन को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। अगला स्टेप होता है किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट करने का, और डेवलपमेंट तब मानी जाती है जब स्ट्रक्चर के साथ साथ, डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? डेवलपमेंट केवल बिल्डिंग बना देना नहीं है, लोगों की डेवलपमेंट भी है। लोगों को अच्छा जीवन व्यतीत करने का मौका मिले, उसके लिए लोगों के पास परचेजिंग पावर भी चाहिए, और परचेजिंग पावर के प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उनके पास पैसा भी हो खर्च करने को। अब खर्च करने को अगर पैसा होगा तो आमदनी तो उतनी है, तो खर्च करने को पैसा कहां से आए? तो सरकार ने लोगों की पैसे खत्म, खर्च ज्यादा ना हो, उनकी डिपेंडेंसी बहुत सारी चीजों पे खत्म करने के लिए कई चीजों को मुफ्त कर दिया। जैसे बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, शिक्षा मुफ्त कर दी, चिकित्सा मुफ्त कर दी, तो लोगों के पैसे बचने लगे। जब लोगों के पैसे बचे तो लोगों ने अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों के खान पान पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने रहन सहन पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो सरकार ने एक तरफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर को डेवलप किया, एक तरफ लोगों की जिंदगी को डेवलप किया। आज यही कारण है कि दिल्ली में पर कैपिटा इनकम 4,01,000 रुपए से पूरे हिंदुस्तान में सेकंड नंबर पे दिल्ली की पर कैपिटा इनकम है। आज अगर यहाँ के लेबर की तनख्वाह देखें तो कम से कम 15,500 रुपए मिनिमम वेजेस एक्ट है। ये दिल्ली सबसे ज्यादा बढ़िया लोगों को मुहैया करा रही है, तनख्वाह भी और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी। सर, रोजगार बजट नाम दिया गया, जो करंट बजट दिया है, जिसमें 20 लाख अगले 5 साल में डेवलप लाने की बात हो रही है, तो उसके बारे में बताएं कि किस तरीके के रिफॉर्म्स उसके अंदर आएंगे कि 5 साल में एडिशनल 20 लाख नौकरियां पैदा हो पाएंगी। देखिए, सरकार ने सबसे ज्यादा पहले सबसे बड़ा काम क्या किया कि लोगों ने एक स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर्स के नाम से एक एजुकेशन का क्लासेस शुरू की।
पहले क्या होता था, स्टूडेंट स्कूल से बाहर निकलते थे, बाहर निकलने के बाद नौकरी तलाश करते थे। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रही है कि रोजगार के सारे साधन खत्म हो गए हैं, अभी रोजगार अवेलेबल नहीं है, तो हमारा जो यंग जनरेशन है वो सारा का सारा बेरोजगार घूम रहा है। एक महीने में क्या किया है कि जब गवर्नमेंट में कोई आदमी रिटायरमेंट के बाद खाली हो जाता है तो सरकार नई भर्ती नहीं करती, बल्कि उन्हीं लोगों को बतौर कंसल्टेंट रख लेती है। तो जो नए लड़कों को, जो नए बच्चों को या लड़कियों को या बेटियों को या बेटों को जो नई नौकरी मिलने के चांसेस थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंट रखना शुरू कर दिया और काम चलाना शुरू कर दिया। इससे जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी, लोगों में असंतोष बढ़ा। ये बातों को ध्यान करते हुए माननीय केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने बहुत बुद्धिमानी के साथ स्कूल में ऐसे सब्जेक्ट शुरू कर दिए जिससे लोगों को नौकरी पाना नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। तो बिजनेस ब्लास्टर्स के नाम से अब लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उनको और ज्यादा सहूलियत देने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों के जो पढ़ाई का स्तर है वो इस तरह बनाया जिससे ये लोग वो चीज सीखें जिससे कल को ये उद्योग स्थापित कर पाए। आज दिल्ली सरकार हर बच्चे को 2000 रुपए केवल इसलिए देती है, ग्रुप बनवाती है कि जिससे वो बच्चे आपस में मिलकर कोई बिजनेस शुरू करें, बुद्धि इस्तेमाल करें, नई नई चीजें इजाद करें, और जब 11वीं पास कर लें, 12वीं पास कर लें, तो 12वीं के बाद कहीं को उद्योग धंधा स्थापित करने में उनकी भूमिका हो। तो नौकरी लेना नहीं बल्कि अब देना है। इससे भी बेरोजगारी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और बेरोजगारी आस्ते आस्ते खत्म होगी। तो एक सबसे बड़ा स्टेप यह है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने जितने भी बड़े उद्योग धंधे हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं, सब लोगों को बुला बुला के उनके सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराए हैं, उनका एक्सपो ऑर्गेनाइज कराया है। वहां उन लोगों को मौका मिलता है, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने वाले लोगों से आमना सामना होता है, जिससे उनको वहां नौकरी पाने के अवसर मिलते हैं। तो दिल्ली सरकार ने दोनों तरफ काम करना शुरू किया है। सर, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ कितना क्लोजली काम किया आम आदमी पार्टी ने? देखिए, जब से दिल्ली सरकार आई है उन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा काम किया था कि एमसीडी में ज्यादातर पूरे पार्क दिल्ली के एमसीडी के हैं, पर एमसीडी ना तो पैसे खर्च करती है ना उन पार्कों को मेंटेन करती है। उसकी वजह है कि एमसीडी में फैला हुआ भ्रष्टाचार पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है। लगातार पार्कों की और लोगों के घरों की, सड़कों की, मोहल्ले की, गली की अनदेखी की जाती है। तो सरकार ने सबसे पहले सोचा कि लोगों को अब आप एम्पावर करना है। एम्पावर कैसे करना है कि लोगों को कुछ ताकत दो जिससे वो अपने आप भी कुछ चीजों को देखभाल कर सके। उनमें एक बड़ा रोल था पार्कों का। तो पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी के साथ एक अनुबंध करके दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि हर पार्क में जो 1 एकड़ का होगा या कई पार्क मिलकर 1 एकड़ पड़ेंगे, 1,80,000 रुपए हर साल RWA को दिए जाएंगे, जिससे वो अपने पार्कों की मेंटेन अपने आप कर ले। ये बड़ा कदम था। अभी माननीय केजरीवाल जी ने एमसीडी के इलेक्शन से जरा सा पहले ये कहा कि हम RWA को और पावर देंगे, जिससे वो अपने इलाके के मोहल्ले के जो ज्यादा काम है उनको भी वो अपने आप अपनी पावर के साथ कर पाए, और इनको जो छोटा एक काउंसलर के रूप में प्रेजेंट करना चाहती है सरकार, जिससे उनको भी पावर मिले, जिससे वो काउंसलर की तरह अपने क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं को ठीक कर सके। कोरोना के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़े सारे चैलेंजेस फेस करे, तो उन चैलेंजेस को फेस करते हुए भी दिल्ली की जनता के लिए किस तरीके से कोरोना में हेल्प प्रोवाइड करवाई थी? देखिए, अगर आप कोरोना को देखो तो एक बहुत बुरा फेज था। यहां अचानक ये बीमारी बढ़ी। सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसको बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि ये कोरोना की जो बीमारी है ये इंडिया बाउंड नहीं है, ये आउटसाइड है। वहां बाहर से लोग आए, बाहर से सही टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाए, सारी दवाइयां इनके कंट्रोल में थी, वो सारी नहीं पहुंचा पाए, और तो और सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत की ऑक्सीजन की कम सप्लाई से, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग दिल्ली में मरे। अगर आप देखो तो
ऑक्सीजन मुहैया कराना सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी और इन्होंने दिल्ली को जानबूझ के इग्नोर किया। और अगर आप अचरज करेंगे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए इन्होंने जो सोर्स ढूंढे वो वेस्ट बंगाल तक थे। अब आप सोचो, दिल्ली में अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आप सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल से आएगी? ये हरियाणा हो सकता था, ये यूपी हो सकता था, ये राजस्थान हो सकता था, ये पंजाब हो सकता था। यहां से सप्लाई की बात नहीं कराई। दिल्ली को वेस्ट बंगाल से सप्लाई होगी ऑक्सीजन और कितने कितने दिन लगेंगे, उसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज्यादा फेस किया है। पर मैं ये मानता हूं कि माननीय केजरीवाल जी की दूरदर्शिता और डॉक्टर सत्येंद्र जैन, हम तो डॉक्टर ही कहेंगे, हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो काम दिल्ली के लिए किए हैं, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर हमारे पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। मोहल्ला क्लिनिक का जो कंसेप्ट इजाद किया है, वो भले उसके पीछे माननीय केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी भी हो, पर सत्येंद्र जैन ने जो मेहनत की है वो उनका मुकाबला कोई और नहीं करता। उन लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक किया। आज अगर मोहल्ला क्लिनिक देखें तो फर्स्ट स्टेज हॉस्पिटल है ये, जहां आपको छोटी मोटी बीमारियों के लिए बड़ी अस्पताल का दरवाजा नहीं खोलना पड़ता और खासकर आपको झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। उसकी वजह से क्या है, आप एक बढ़िया से पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाते हैं जो एक बात की सर्टेनिटी है, एक श्योरिटी है कि अगर आप जुकाम की दवाई लेंगे तो जुकाम तो ठीक होगा ही होगा, कोई और दूसरी बीमारी नहीं होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल पे बिना पढ़े लिखे झोला छाप पे जाओगे तो वो खांसी को ठीक करने के लिए कई तरह की दवाइयां देगा। वो एक दवाई एक रोग को ठीक साइड कर दे पर 4 रोग और पैदा कर देगी, तो वो चीजें खत्म हो गई। और फ्री में आज सारा का सारा इलाज दिल्ली सरकार के द्वारा पूरा फ्री किया जाता है। इसके अंदर लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज भी है जिसमें 200 टेस्ट अभी और है। 1 तारीख से 450 टेस्ट फ्री होने लगे हैं। अब तक 212 टेस्ट हो रहे थे, अब 450 होने लगे हैं। MRI जैसे बड़े टेस्ट जो 10-20 हजार में हो रहे हो, आज के दिन सारी अस्पतालों में मुफ्त है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, आप प्रेस्क्रिप्शन दिखाएं, आप किसी डॉक्टर से लिखवाएं, आप मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर से लिखवाएं, सारा इलाज मुफ्त है। सर, जो मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ आए हैं, तो इसके लिए कोई फ्रेश ट्रेनिंग करके रिक्रूटमेंट्स हुई है, इनकी स्टाफिंग कैसे हुई है? देखिए, डॉक्टर्स सारे के सारे MBBS हैं, ट्रेन हैं, इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होगी और कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होगी। हम जब इन डॉक्टर्स को देखते हैं, मैं खुद कई बार मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेता हूँ और मैंने जब कभी भी दवाई ली मुझे आराम पड़ा है। मेरे खुद के ऑफिस में, हमारे MLA ऑफिस में यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुला है। मेरे इलाके में 9 मोहल्ला क्लिनिक इस समय चल रहे हैं। और अब तो एक और बड़ी बात हुई है, माननीय केजरीवाल जी ने और एक दूरदर्शिता दिखाई है। महिलाओं को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी, कई बार महिलाएं अपना पर्सनल बीमारी शेयर नहीं कर पाती थी डॉक्टर से, अब माननीय केजरीवाल जी ने एक मोहल्ला क्लिनिक को डेजिग्नेट कर दिया कि वो महिला मोहल्ला क्लिनिक होगा। अब उन्होंने फैसला किया कि दिल्ली के सभी विधायकों के यहाँ, पूरी सारी विधानसभा में एक मोहल्ला क्लिनिक, महिला मोहल्ला क्लिनिक होगा, जहां महिला डॉक्टर होंगी, महिला स्टाफ होगा, नर्स होंगी, फार्मासिस्ट होगा और सफाई कर्मचारी होंगे। ये सारे के सारे महिलाएं होंगी। तो ये जो नर्स है, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस है, ये मतलब ऑन बोर्ड ने कहीं से रिक्रूटमेंट करी गई है या ऑलरेडी जो? नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं है सारी। अच्छा, सारी नहीं, तो सारी जॉब्स क्रिएट हुई है। जॉब्स क्रिएट हुई है और सारी की सारी ये बेसिकली क्या है, टेम्परेरी है। हाँ जी, हाँ जी। और कॉन्ट्रेक्चुअल है। हाँ जी, हाँ जी। तो पर सारे ट्रेंड है। हाँ जी। और जो विद इन लिमिटेशंस जो आती है, उनका जो स्टैंडर्ड है, हाँ जी, हाँ, उसके मानक के अनुसार है। सर, कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, टेक्नीशियंस ने, बड़े सारे लोगों ने तो बड़ी मेहनत करी। बस उसी के टाइम पे बड़े सारे जो मेडिकल माफी है, जैसे आप देखिए हॉस्पिटल में लूट मचाई। हाँ, उसके बाद एम्बुलेंस हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाईज हो गई। तो जब ये सारा इतना रैकेट चला तो उसके ऊपर भी खत्म होने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन बैठाई थी? देखिए, अगर आप ये देखें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हाँ जी, सरकार के कंट्रोल में 2 तरह के अस्पताल हैं, एक सरकारी अस्पताल है और एक जो सब्सिडाइज्ड रेट पे जमीन लिए हुए हैं। हाँ जी। उनमें हमारे नोडल ऑफिसर्स बैठे हैं। हाँ जी। सरकार ने हर संभव कोशिश की अपने नोडल ऑफिसर्स के द्वारा कि सारे दिल्ली के लोगों को सारा इलाज मुफ्त मिले और सारा इलाज मिले।
इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों को भी दिल्ली में मुफ्त में इलाज की सुविधा है हाँ जी, और सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हाँ है। जी। तो सरकार ने हर संभव कोशिश किया कि इनको सब तरह की सुविधाएं मिले, और जिन हॉस्पिटल्स ने बेईमानी की हाँ है जी। या बदमाशी की है उनके खिलाफ एक्शन हुए हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी हुई है, उनके खिलाफ एक्शन भी हुए हैं। अच्छा, उसके साथ में सर बड़े सारी फैमिलीज में से तो जो सिंगल मेल अर्निंग मेंबर था उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए आपकी पार्टी ने क्या स्टेप्स उठाए? देखिए, अगर आपको पता हो तो हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहले जब देखा था कि ये कोरोना में डेथ हुई है तो 50,000 रुपए हर परिवार को जिन्होंने अपना कोई कोरोना में खोया है उनको दिए, और अगर मेल मेंबर की डेथ हुई है तो उनकी जो डिपेंडेंट वाइफ है और जो बच्चे हैं उन सबको पेंशन दी। आज के दिन पेंशन दी जाती है सरकार की ओर से 50,000 रुपए दिल्ली सरकार ने दिए हैं, और उसके अलावा जितने भी डिपेंडेंट है, एक वाइफ होगी उनको विडो पेंशन दे रही है सरकार 2,500, और जो अगर बच्चे डिपेंडेंट है तो उनको भी 2,500 रुपए पेंशन सरकार, दिल्ली सरकार, माननीय केजरीवाल जी दे रहे हैं। बीच में सर बहुत बड़ा मुद्दा उतरा जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आई कि एमसीडी के कर्मचारियों की पेंशन नहीं आ रही। इस बार तो अच्छा हुआ कि एमसीडी के अंदर अब और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलाइंड हो जाएंगे। देखिए, जो ये प्रॉब्लम है इसका निवारण हो सकता है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि एमसीडी में जो भी प्रॉब्लम आई है हाँ पैसे देने की, ये केवल करप्शन की वजह से है। हाँ जी, डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है हाँ जी, और अब यूनिफिकेशन के बाद एक है। हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में एमसीडी में ये समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होंगी, चाहे वो टीचर्स की सैलरी का मामला हो, चाहे नर्सेज की सैलरी का मामला हो, चाहे अस्पतालों का मामला हो, चाहे स्कूलों का मामला हो। बल्कि एक सबसे बड़ा चीज और होने वाली है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा जिस तरीके से केजरीवाल जी ने बदली है। मेरी विधानसभा में 9 स्कूल हैं, 9 के 9 बनाए जा रहे हैं, और आप अचरज करोगे कि हमारा आईएमए में एक स्कूल बनने जा रहा है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का बनेगा, ग्लोबल नाम से बनेगा स्टैंडर्ड का। 60 करोड़ रुपए की लागत सैंक्शन हो गई है, अच्छा, टेंडर हो गए हैं। 60 करोड़ रुपए में एक स्कूल बनेगा जहां स्विमिंग पूल भी होगा, जहां 20,000 स्क्वायर मीटर में वो स्कूल बनेगा, और दिल्ली का पहला स्कूल बनने जा रहा है जो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का होगा। तो आप समझ सकते हैं सरकार कितनी ज्यादा जागरूक है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आपकी सर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अब तो आप इतने साल हो गए यहाँ पे, तो पहले जब आए होंगे काफी चैलेंजेस हुए होंगे, तो पहले के दर्शक से 2015 से आज अगर हम देखें तो क्या क्या डेवलपमेंट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई है? थोड़ा देखिए, मैं ये देखता हूं कि मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। जब शुरू में एमएलए बना तो हमने ग्रुप क्रिएट किया, हमने जगह जगह अपने बोर्ड लगाए, उन बोर्डों पे अपना नंबर लिखा कि लोग अपनी समस्या के लिए हमें टेलीफोन करें। तो मेरे पास शुरू में एक दिन 33 कंप्लेंट आई सीवर की। अच्छा, 33 कंप्लेंट सिर्फ एमएलए पे आ जाए, हाँ जी, बोर्ड देख के नए एमएलए पे, तो हमें लगा ये भयावह स्थिति है। तो हमने उसके तुरंत बाद ही जो जहां जहां हम सीवर ठीक कराते थे, अगर सीवर की रिपीटेड आ रही है तो हम मान लेते थे कि सीवर चेंज करने वाला है, तो हमने उन सबको चेंज करवाना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि आज मैं अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगभग सारे सीवर या तो बदल चुके हैं, लगभग सारे सीवर, या उनका टेंडर पास करा के, या वो किसी फाइनल स्टेज पे है। मुझे उम्मीद है इस साल के अंत तक, 2023 के अंत तक हम 100% अपने सारी सीवर की समस्या से मुक्ति पा लेंगे। सारे सीवर जो कोई, देखिए, प्रोग्रेस ऑन गोइंग प्रोसेस है। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं कभी नहीं कह सकता कि समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई, पर जो आज के दिन की समस्या है, हाँ जी, वो मुझे पूर्ण विश्वास है हम 2023 में खत्म कर देंगे। उसके बाद सीवरों का पीरियडिकली चेंज होना ये स्वाभाविक है, हाँ जी, पर आज के दिन जहां दिक्कत है वो हम सब खत्म कर देंगे। हमने इतनी सीवर की लाइनें बिछाई हैं कि अब हमें नहीं लगता कि कोई एरिया ये कहता हो कि हमारे यहां सीवर की लाइन बिछनी है और आपने नहीं बिछाई है। इक्का दुक्का जगह अब भी सेंसिटिव एरिया है हमारे, जहां हम सीवर की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत जल्दी आज सुबह भी हमने मीटिंग की है एक्सीएम और पूरे स्टाफ को लेके कि हमें बहुत जगह एक सिस्टम तैयार कराना है
जिससे हम जो सीवर का ओवरलोड है वो खत्म करें और उसके बाद उस पर हम पार पाए उस समस्या से। पर मैं आज के दिन ये समझता हूं कि हमने जितना काम किया, अब आप देखो लाजपत नगर 3, हाँ जी, लाजपत नगर 3 के सामने गुरुद्वारा, हाँ जी, मैं गुरुद्वारे से 100 मीटर दूर जूते उतार के चला। मैं अपने आप को बहुत टफ समझता हूं, मेरे पैरों में भी कंकरी गुज रही थी। ये टाइम था 2014 का, जब हम पहली बार 2013 में बने। मैंने देख के देखा कि ये सड़क टूटी हुई है, एसोसिएशन से बात की और हमने उसके लिए फंड दिया। हाँ जी, वो एमसीडी की थी, काउंसिलर की जिम्मेवारी थी। मैंने उसके लिए फंड दिया कि आप इस सड़क को बना दो, गुरुद्वारे के सामने लोग पैदल चलते हैं। आप विश्वास करिए, वो सड़क 2014 में पैसे लेने के बाद भी एमसीडी ने नहीं बनाई, वो 2015 में भी नहीं बनाई, अच्छा, वो 2016 में मैंने 16 और सड़कें बनवाने के लिए 68 लाख रुपए दिए। मैं लाजपत नगर 3 की बात कर रहा हूं। अब मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि 2014 में पैसे जिस सड़क के दे दिए, तो 2014 में नहीं बनी, वो भी कहा कि गुरुद्वारे के सामने की। 2015 में भी नहीं बनी, 2016 में भी नहीं बनी, और 2016 में मैंने 16 और सड़कों को बनाने के 68 लाख रुपए दिए और दबाव दिया, ताकत लगाई, तब जाके वो 17 सड़कें बनी 2-2.5 साल के बाद। तो ये चैलेंज आप समझे, ये उस समय की एमसीडी का नकारापन है जो 15 साल तक चलता रहा। जो चलता रहा। यही कारण है कि हम बहुत सारे काम नहीं कर पाए। बराबर में उम्मीद है कि कहीं कहीं भले ही हमारे काउंसिलर न जीते हों, हाँ जी, पर एमसीडी अब हमारे पास है, हाँ जी। अब केजरीवाल जी के पास है। तो उम्मीद है जो केजरीवाल जी के आने के बाद जो पहले हमें परमिशन नहीं मिलती थी रोड को टच करने के, रोड बनवाने के लिए, वो अब हमें परमिशन मिलेगी तो वो भी काम करेंगे। सर शुरू में 2013 में करप्शन के साथ में वाटर टैंकर माफिया का भी बहुत बड़ा एजेंडा था। हाँ। तो उस जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई और नॉर्मल वाटर की सप्लाई है, उसको किस तरीके से हल करा गया? देखिए, मैं एक चीज देखता हूं कि दिल्ली में जहां जहां वाटर टैंकर माफियाज थे, हाँ जी, ये लोग, उन लोगों के जो उस इलाके के जो नेता थे, उन लोगों ने अपने अपने लोगों को टैंकर अलॉट करा रखे थे। ये बेईमानी का सोर्स वहां से शुरू होता था। तो जैसे ही हमारी सरकार आई, हमारी गवर्नमेंट आई और हमारे एमएलए बने, उसके तुरंत बाद हमने सबसे पहले ये काम किया कि जगह जगह हमने ट्यूबवेल खुदवाने शुरू कर दिए। हाँ जी, बहुत जगह ट्यूबवेल खुदाए। आप विश्वास करिए, मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60-70 टैंकर गढ़ी अकेले गांव में आते थे। हाँ जी, आज मैंने 7 ट्यूबवेल लगवा दिए हैं वहां। तो आप सोचो जब इतने ट्यूबवेल लगेंगे तो बाहर से पानी आना अपने आप बंद हो जाएगा। हमने 6 रुपए में 20 लीटर पानी शुद्ध आरओ का गढ़ी गांव में हमने प्लांट लगा रखा 35 लाख रुपए में। हमने एक यहां अलीगंज गांव में सेवानगर में लगा रखा, 6 रुपए में 20 लीटर पानी हम शुद्ध देते हैं बिस्लेरी के स्टैंडर्ड का। तो आप समझो, हालांकि हमें इसके लिए जगह नहीं मिली, एमसीडी ने हमें जगह मुहैया नहीं करी, तो हमने दिल्ली जल बोर्ड के जो हमारे जगह है उनमें से सेलेक्ट करके, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास थी, तो हम लगा पाए। पर हमने लगाया, हमने वहां लगाए। और आज के दिन मैं अभी अगर आपको और बताऊं, लोधी कॉलोनी में हमने 2 लगा दिए अभी। मैचअप मार्केट में झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, उसके एक पल्ली तरफ एक किनारे पर लगाया, दूसरे किनारे पर लगाया। लोधी रोड में 4 और पास करा लिए हैं। इसके अलावा मैंने साउथेक्स और अमृत नगर को कैटर करने के लिए ट्यूबवेल लगाया, पिलंजी गांव में ट्यूबवेल लगवाया, अलीगंज गांव में ट्यूबवेल लगवाया, बापू पार्क में ट्यूबवेल लगवाया, कोटला मुआजपुर में एक और ट्यूबवेल लगवाया। मतलब आप समझो, हमने पानी के इतने स्रोत और स्रोत सोचे। ये एक आईएनए कॉलोनी है यहाँ, हाँ जी, दिल्ली एयरपोर्ट के पास, हाँ जी, गवर्नमेंट कॉलोनी है। अब विश्वास करो, जिंदगी में वहां 70 साल तक भी शुद्ध पीने पानी की लाइन नहीं थी। मैंने वह लाइन पहली बार बिछवाई है, भले उस पर 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा है हो, पर पहली बार हमने लाइन वहां बिछवाई है। 70 साल में वहां मीठे शुद्ध पानी पीने की लाइन नहीं थी। यही पूरे दिल्ली के अंदर भी इस तरीके के माफिया तो ये नए काम हुए। ये आम आदमी पार्टी आने के बाद, आम आदमी पार्टी के एमएलए आने के बाद ऐतिहासिक काम हुए। तो उनमें से एक ऐतिहासिक काम ये भी है, एक ट्यूबवेलों का भी एक माफिया खत्म करने का है। जगह जगह ट्यूबवेल खोदे हैं तो उससे पानी की सप्लाई बढ़ी है। लोगों को अभी पानी की वो समस्याएं जो पहले जूझ रहे थे वो नहीं है। कोटला पहले सीवर के पानी से त्रस्त रहता था, नरक बना हुआ था। आज के दिन यहाँ की सड़कें, अभी यहाँ सड़कों की दुर्गति है। हमने पीछे, मैंने बाजार में
5.5 करोड़ रुपए देके गुरुद्वारा रोड, सुभाष मार्केट और पंजाबी बाजार, 3 इलाके, 3 बाजार, 3 बड़ा बाजार है तो 3 हिस्से हैं इसके, उनको बनाने के लिए 5.5 करोड़ रुपए का बजट दिया। एमसीडी ने वो काम करने से ये करके आनाकानी कर दी जानबूझ के कि जब तक हम वाटर ड्रेनेज साइड में नहीं बनाएंगे तब तक हम रोड नहीं बनाएंगे। ये बहाना था। दुकानदारों के आप थड़े नहीं तोड़ सकते, हाँ जी। तो ना बनेगी वाटर ड्रेनेज, ना रोड बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो पॉलिटिकली गड़बड़ के कारण वो काम बिल्कुल नहीं हो पाया। मुझे 5.5 करोड़ का वो जो टेंडर है वो बाद में रद्द कराना पड़ा मजबूरी में। अब हमने फिर से 7.5 करोड़ रुपए दिए हैं। दिल्ली सरकार ने, माननीय केजरीवाल जी ने 7.5 करोड़ रुपए इन बाजारों के लिए दोबारा पास किए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हमें वो दिक्कतें नहीं आएंगी। उसके अलावा हमने पिलंजी गांव के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सड़क बनाने के लिए पैसे सैंक्शन कराए हैं। 2 करोड़ रुपए बापू पार्क के लिए कराए हैं। उसके अलावा और देखिए चैलेंजेस में क्या है, कोटला मुबारकपुर एक बहुत कुछ एरिया इसका बहुत ज्यादा गरीब सा है। वहां की मां बहन बेटियों को अगर मैटरनिटी के लिए जाना हो तो वो 2 ऑप्शन है, या तो सरकारी अस्पताल में जाएं, प्राइवेट में। अगर प्राइवेट में जाएंगे तो सिजेरियंस 95% केसेस में होता है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो इतनी जगह नहीं है, दूर है। तो मैंने सोचा वहां एक पुरानी आयुर्वेदिक अस्पताल है जो टूटी फूटी है, खंडर है। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी थी बापू पार्क कोटला में। मैंने एक्सेल से बात की और 2.25 करोड़ रुपया मैंने उसमें दिया अपना बजट। और क्या सोच के दिया कि आप उसमें ग्राउंड फ्लोर में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बना लो, हाँ जी। और उसके 3 मंजिल पे 8 बेड के 3 मैटरनिटी के बेड बना लो, 24 बेड। हाँ जी। तो कोटला में महिलाओं को यहां मैटरनिटी की सुविधा मिलेगी। ये पास हो गया, टेंडर हो गया, और जब ये फाइनल अप्रूवल के लिए स्टैंडिंग कमेटी में गया, हाँ जी। तो हमारी यहीं की एक ऐसी नेता जो यहां से पहले अमेरिका इलेक्शन भी लड़ी थी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, उन्होंने जैसे ही देखा कि एमसीडी की अस्पताल को एमएलए अपने फंड से बना रहा है, उन्होंने उसको काटा मार दिया। ये चैलेंज है। उसका रिजल्ट ये रहा कि वो हॉस्पिटल बनते बनते कैंसिल हो गई। हमने भी सोचा नहीं भी बनवानी जरूर है, हमने वो पैसे वापस नहीं लिए। आज 4 साल हो गए इस बात को, हमने वो पैसे नहीं लिए हैं। और अब हमें उम्मीद है कि अब हम बनवा लेंगे उसको। अब उसमें बजट और उन्होंने कहा, हमने उनको कहा कि एक लिफ्ट का प्रोविजन और डालो, क्योंकि पहले लिफ्ट नहीं थी, आप लिफ्ट का प्रोविजन डालो। उसके बाद उसमें एक पार्किंग का रखो। तो उन्होंने 50 लाख का बजट और दिया, वो भी मैंने अब उनको हाँ भर दी है। हमें उम्मीद है कि वो हॉस्पिटल अब बन के तैयार हो जाएगी। ये चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। इसका निवारण अब एमसीडी में आने एमसीडी में ये सारा एमसीडी का किया करा। हाँ जी। बीजेपी ने कभी ना काम किया, न करने दिया। सर, इसमें हम आने वाले नेक्स्ट ईयर लोकसभा इलेक्शंस है, तो लोकसभा के अंदर 7 सीटें हैं यहाँ पर, तो 7 के अंदर भी तो सारे बीजेपी के हैं। बट अभी आपको क्या लगता है लोकसभा के अंदर आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में क्या देख सकते हैं बदलाव? देखिए, मैं आपको अभी बता रहा हूं जिस तरीके से माननीय केजरीवाल जी को लोगों ने दिल्ली विधानसभा में चुना और अब तो एमसीडी में चुन लिया। हाँ जी। अब लोगों ने मन बना लिया कि दिल्ली को अब केजरीवाल जी को देना है, और जब पूरी दिल्ली को केजरीवाल जी को अगर देना है तो एमपी को भी देना होगा। हाँ जी। आज लगभग 4 सीटों पे हम बीजेपी से बहुत आगे हैं। आने वाले टाइम में हम लोगों के जो काउंसलर्स हैं और ज्यादा बढ़िया काम करेंगे, एमएलए और काउंसलर दोनों मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है लोगों को लगने लगा है जो पहले कि अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो दिल्ली का भला होगा। आने वाले टाइम में लोग अपना मन बनाएंगे कि दिल्ली की 7 सीटें केजरीवाल जी को जानी है। आप तो सर शुरू से जुड़े हुए और सीनियर लीडरशिप में आते हैं, तो अगर नेशनल लेवल की अप्रोच देखें तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि आप विकल्प के हिसाब से देखें तो बड़े सारे लोगों का ये कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो सेंट्रलाइज्ड फिगर बन के एक कंसोर्शियम के अंदर काफी बहुमत के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं नई तरह की राजनीति। देखिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आज आपके देखें तो बीजेपी के अलावा इस समय कोई नेशनल पार्टी है नहीं। कांग्रेस भले ही नेशनल पार्टी कहलाने का नाम रखती हो पर है कहीं नहीं दिख रही है। अब केवल सबकी नजर केजरीवाल जी पे है।
ये भारत हर जगह से आपको लगता है सर कुछ फर्क हर जगह भारत जोड़ो यात्रा से न दिल्ली पे फर्क पड़ा न गुजरात पे फर्क पड़ा, तो देश के और किस हिस्से पे पड़वाओगे? तो ये कोई लगता नहीं है कहीं भी। और मुझे उम्मीद है, हम जैसा भी सोचते हैं, लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी देश के सभी हिस्सों से लोग आते हैं, सब जब कभी मिलते हैं तो वो एक काम कहते हैं, तमिलनाडु में भी केजरीवाल जी चाहिए, केरल में भी केजरीवाल जी चाहिए, गुजरात में भी चाहिए, हरियाणा में भी चाहिए, यूपी में भी केजरीवाल, लोग कहते हैं। और जब लोग ऐसा कहते हैं तो हम ये मानते हैं कि लोग केजरीवाल जी को चाहते हैं कि वो देश का नेतृत्व करें। तो जैसे बीजेपी एनडीए के साथ और कांग्रेस यूपीए के साथ रही है, इस तरीके से आम आदमी पार्टी को भी हम देख सकते हैं आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर। देखिए, ये फैसला समय परिस्थितियों के हिसाब से सेंट्रल लीडरशिप ने करना है, क्या सिचुएशंस आती हैं, पर लोगों की निगाह इस समय केवल केजरीवाल जी पे है। और सही मायनों में जिस तरीके से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिल्ली में बढ़ा है, लोगों को जिस तरीके से एक अपना एक अच्छे माहौल में जीने का अवसर मिला है, लोग ये महसूस करते हैं कि केजरीवाल जी हैं जो देश को आगे ले जा सकते हैं। तो दिल्ली के निवासियों के लिए कोई आपका खास मैसेज? मेरा यही है दिल्ली के लोगों के लिए कि आम आदमी पार्टी में अपना विश्वास बनाए रखिए। केजरीवाल जी आपकी भलाई के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर संभव काम कर रहे हैं, और आने वाला समय आपका है। आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, आपके बच्चों को एक अच्छा माहौल देने के लिए, एक हृष्ट-पुष्ट शरीर देने के लिए केजरीवाल जी चाहे एजुकेशन में, शिक्षा में, चाहे चिकित्सा में, दोनों तरीके से आपके बच्चों के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी मिलकर दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ इसी तरह इस सरकार को बढ़ावा देते रहेंगे, और हम सब लोग मिलकर एक बहुत बढ़िया दिल्ली का निर्माण करेंगे और पूरे देश का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। तो आज हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बढ़िया शुक्रिया। तो आज आपने देखा मदन लाल जी के नेशनल लीडरशिप के बारे में, दिल्ली की डेवलपमेंट के बारे में, जिस विचारधारा से आम आदमी पार्टी आई थी, और आज जिस तरीके से एमसीडी में आने के बाद दिल्ली को एक और बड़ा बदलाव दिखेगा। और लोकसभा के अंदर उम्मीद करते हैं, सर का कहना है कि 4 सीटें तो आ रही है, 7 की तैयारी चल रही है। ग्राउंड लेवल पे पब्लिक क्या डिसाइड करती है तो वो आगे जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपकी खबर, आपकी आवाज, संवाद इंडिया में आपका धन्यवाद।